नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं और अध्याय 2 जो है बहुपद, उसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से हर चीज को सीखा है। हमने हर प्रश्नावली के हर प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लाने की पूरी कोशिश की है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी से शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो इसी क्रम को बरकरार रखते हुए अभी हम अध्याय 3 की तरफ चल रहे हैं। हमारा तीसरा जो अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.1 के जो उसको हमने पूरा कर दिया है। उसके सारे प्रश्नों को हमने हल किया है। जो सारे जो प्रश्न है उसमें रैखिक युग्म जो थे उनको हमने ज्यामितीय विधि से किस तरह से हल किया जाता है, या संगत या असंगत समीकरण जो है उनकी पहचान किस तरह से की जाती है, ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखी है। तो आप अगर उन वीडियो से वंचित हो गए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से सारे ही वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 की तरफ। प्रश्नावली 3.2 का पहला जो प्रश्न है वो ये दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो रैखिक युग्म जो थे उनको हमने कौन सी विधि से हल किया था, अगर आपको याद हो तो हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, ज्यामितीय विधि से उसको हल किया था। अब हमें जो इन प्रश्नों को जो हल करना है वो कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले तो हम इस प्रतिस्थापन विधि को थोड़ा सा समझते हैं कि हमें प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक के स्थान पर दूसरे को स्थापित करना। ठीक है, वो होता है प्रतिस्थापन। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, हम पहले प्रश्न को ही लेते हैं, उससे हमें बेहतर विधि भी समझ में आ जाएगी और प्रश्न भी साथ में हल होता जाएगा। पहला जो प्रश्न दिया हुआ वो दिया हुआ है x + y = 14। ठीक है, ये तो पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, x - y = 4। ये दो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल करना है। हमें x और y के आंसर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम किसी भी एक समीकरण को आपको पहले लेना है और उस समीकरण से हम क्या करेंगे, या तो हम वहां से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे y के पदों में, या हम y की वैल्यू ज्ञात करेंगे x के पदों में। ठीक है, और फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम दूसरे जो समीकरण है उसमें उसको प्रतिस्थापित करेंगे और वहां से हम किसी एक पद का हम पहले जो चर मान है उसका हम आंसर ज्ञात करेंगे और फिर उससे हम दूसरा मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आप जब इसको करेंगे तो ज्यादा हम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समीकरण को लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, x + y = 14। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी भी पक्ष का जो है पक्षांतर कर सकते हैं, चाहे तो हम x का पक्षांतर करें या y का पक्षांतर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 14, y का मैंने पक्षांतर कर दिया, प्लस y का क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, तो हमें x की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई है, 14 - y। अब हमें करना क्या है, ये जो x की जो वैल्यू है ये हमें समीकरण 2 में रखनी है। यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर जो हमें मान मिला है, क्या मिला है, 14 - y रखने पर हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो समीकरण है हमारा क्या है, x की जगह तो हमें क्या लिखना है, 14 - y। इस x की जगह मैं लिख रहा हूं 14 - y। ठीक है, उसके बाद में क्या है, माइनस ये y और बराबर है ये 4। ये दूसरा जो समीकरण है उसमें हमने क्या किया, केवल इस x की जगह हमने जो वैल्यू निकाली थी x की, वो वैल्यू हमने यहाँ रखी है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा दिया, सिंपल सा ब्रैकेट हट गया, क्या हो गया, 14 - y = 4। ठीक है, इस 14 का भी अपन कर देते हैं पक्षांतर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -y और -y कितने हो गए, -2y = 4। 14 का जब पक्षांतर किया तो 14 कौन से हैं, यहाँ पर प्लस के हैं, तो जो पक्षांतर करेंगे ये हो जाएंगे -14। ठीक है, तो यानी हमें जो आंसर मिला है वो ये मिल गया, -2y बराबर, यहाँ पर 4 में से 14 माइनस नहीं हो सकते, तो -14 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -10। ठीक है, अब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। y बराबर क्या होगा, -10। इस -2 का हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ गुणा में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, ये भाग में, माइनस से माइनस कट कर दीजिए,
और y का जो आंसर मिल जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 10 में 2 का भाग दे दिया 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी है। जहाँ से हमने x का जो वैल्यू हमने y के पदों में निकाली थी, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 14 माइनस y का आंसर कितना आया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y की जगह 5 रख दिया, तो हमें जो आंसर मिल जाएगा 14 में से 5 माइनस हो गए 9। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 9 और y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी का दूसरा जो प्रश्न दिया उसका पहला समीकरण तो क्या दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3। ये तो है पहला समीकरण। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही तरीका रहेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादा बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप प्रश्नों को सिंपल करना चाहते हैं तो क्या करें, जहां तक हो सके अगर आपके पास माइनस की कोई पद दिया हुआ है तो उसका ही पक्षांतर करें, ताकि वो प्लस में बनेगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस की वैल्यू जो होगी टी के पदों में क्या हो जाएगी 3, टी का माइनस टी का जो पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा प्लस का टी। ठीक है, ये हमें मिल गई एस की एक वैल्यू। ठीक, अब इस एस की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में एस का वैल्यू क्या आई है, एस बराबर आया है 3 प्लस टी। तो इसको हम रखेंगे तो यहां से हमें क्या हो जाएगा, सारा जो पूरा जो समीकरण है वो किसके पदों में हो जाएगा, एस प्रतिस्थापित हो जाएगा, किससे, टी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूरे टी के रूप में ये समीकरण मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एस की जगह हमने क्या रख दिया, 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस है टी बट्टा 2 बराबर है 6। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। सिंपल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और भाग दे दीजिए, 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। 2 का हम इससे गुणा करेंगे। 2 का गुणा किससे करना है हमें, 3 प्लस टी के साथ, प्लस इधर 2 का भाग 6 में दे दीजिए कितनी बार, 3 बार। 3 का गुणा टी से कर दिया तो हो जाएगा 3t बराबर क्या है 6। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए पहले 2 का 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 2 का टी से कर दिया 2t हो गया, 3t बट्टा कितना है 6 बराबर है 6। अब हमें क्या करना है, ये जो 6 इस 6 का हम कर देते हैं पक्षांतर, ताकि समीकरण थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला, 6 प्लस 2t प्लस 3t कितने हो गए 5t बराबर, यहाँ पर इस 6 का हम पक्षांतर यहाँ भाग में है तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, ये गुणा में। अब देखिए हमें जो आंसर मिला वो मिलेगा 6 प्लस 5t बराबर, हम मिल गए 6 का 6 से गुणा कर दिया कितने हो गए 36। ठीक है, अब इस 6 का कर दीजिए पक्षांतर, तो हमें मिल जाएगा 5t बराबर 36 प्लस 6 है तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 6, यानी कितने मिल गए हमें 5t बराबर हमें मिल गए 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 का भी पक्षांतर कर देंगे तो t बराबर हमें मिल जाएगा 30 बट्टा 5। तो यहां से हमें t का वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 6। ठीक है, ये तो हमें पहला मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, s बराबर 3 प्लस t, t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो यहां हमने रख दी 6, तो s की जो वैल्यू मिल गई वो हमें मिल गई है 9। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिस्थापित विधि से किसी भी समीकरण जो युग्म है उनके हम इस तरह से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। ये तो पहला समीकरण, और दूसरा जो समीकरण है वो दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, वैसे देखने में तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जैसा हमने पहले प्रश्नों को किया था उसी तरह का है, लेकिन फिर भी इसको लेने का कारण है कि इस प्रश्न में आपके जो आंसर आएंगे वो आपके थोड़े से अलग आएंगे, तो आप शायद कहीं पर ऐसे असमंजस में पड़ जाएंगे कि हमारे ऐसे आंसर आएंगे तो हम इसके लिए इसका वैल्यू क्या रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है, आप इस प्रश्न को एक बार समझिए। सबसे पहले तो वही काम करना है, हमें क्या करना है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का पक्षांतर करना पड़ेगा। ये y का पक्षांतर कर दिया, माइनस y का क्या हो जाएगा प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस वाई, जो 3 का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएंगे बट्टा में। ठीक है, तो x की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें 3 प्लस वाई बट्टा 3, ये तो हो गई x की वैल्यू। अब हम इसको किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, दूसरे समीकरण में। तो दूसरा जो समीकरण है उस समीकरण में हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 3 प्लस वाई बट्टा 3, ये हम उसमें प्रतिस्थापित करते हैं।
ठीक है। तो दूसरा जो समीकरण है वो क्या है 9 और x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 प्लस y बट्टा 3। ठीक है, बाकी समीकरण ऐसे ही लिख दीजिए 3y बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा में है तो हम इसको कट कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का 3 से गुणा कर दिया 9 प्लस 3 का y से गुणा कर दिया 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, इस 9 का तो पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3y माइनस 3y बराबर इधर बच गया 9 और ये हो गया माइनस के 9। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 3y में से हम 3y को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ 9 में से 9 को भी माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। अब यहाँ पर समस्या ये आ गई है कि हमें न तो y की वैल्यू मिले है न हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है, क्योंकि जब तक y की वैल्यू नहीं आएगी तो हम यहाँ पर x की वैल्यू भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये समस्या आपके सामने इस प्रश्न में जरूर आएगी। तो जब आपके ऐसे आंसर आ जाए जहां पर आप x और y दोनों ही चर नहीं बचे और हमें जो आंसर मिले, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपके आंसर जो है वो आंसर अगर आपके समान मिल रहे हैं दोनों, तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पर y और x की जो वैल्यू है वो कोई अद्वितीय हल इसका नहीं मिलेगा, हमें इनके एक एक आंसर नहीं मिलेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि x और y की बहुत सारी वैल्यू हमें यहाँ मिल सकती है। तो ये जो इसका जो हल जो होगा वो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने प्रश्नावली 3.1 में हमने ऐसे खूब सारे देखे थे अपरिमित रूप से हल। ऐसे हल किसमें होते हैं हमने ये देखा था जब दोनों रेखाएं कैसी हो समपाती रेखाएं हो। इसका अर्थ है अगर इन दोनों समीकरणों को अपन ग्राफिक विधि से अगर हल करते हैं तो हमें जो इसके आंसर मिलता है वो कैसा मिलता है, एक समपाती रेखा मिलती है। और अगर हम तुलना करने में देखें तो देखिए दोनों ही समीकरण बिल्कुल एक ही समीकरण है, समान समीकरण है। पहला जो समीकरण दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3, अगर इस पूरे समीकरण को हम अगर 3 से गुणा कर दें तो हमें दूसरा समीकरण मिलता है। देखिए 3x का 3 से गुणा कर दिया 9x मिल रहा है, y का 3 से करेंगे माइनस 3y मिल रहा है, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिल रहा है। तो इसके कारण आपकी ये समस्या होगी दोनों ही आंसर आपको समान मिलेंगे। तो इसका अर्थ हम सीधा क्या लिखना है, यहाँ पर हमें परिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, यानी x और y के बहुत सारे मान मिलेंगे। साथ ही इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है जहां पर आपके x और y तो यहाँ नहीं बचे, लेकिन आपके आंसर अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि जो तीसरा जो पद है वो समान नहीं है। तो ये जो रेखा बनेगी वो कैसे होगी, जब दोनों आंसर आपके बराबर नहीं आए तो इसका आप क्या लिखेंगे कि इसका कोई हल संभव नहीं है, और वो रेखाएं कैसे होगी समांतर रेखाएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी का चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है वो जो समीकरण दिए वो दशमलव में दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये तो है पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया हुआ है 2.3। दो समीकरण जो दिए वो किसमें दिए हुए हैं, दशमलव भिन्न में दिए हुए हैं। तो आप अगर इसको सीधा ही करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि दशमलव में अगर आप सही से अगर गुणा नहीं करेंगे या भाग सही नहीं करेंगे तो आपके आंसर गलत आ सकते हैं। तो इसके लिए आप बेहतर तरीका आप ये रहेगा, आप सबसे पहले इस दशमलव जो भिन्न इस भिन्न को आप सिंपल में इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को जब भी हटाएंगे तो उसके पीछे एक अंक है तो हम कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा हमें 10, यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 10। ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो हमें भिन्न के रूप में मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हम इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर क्या होगा, जब हम जैसे ये 2x बट्टा 10 है इसको भी 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जो है 3y बट्टा 10 जो मिला है इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे, और 13 बट्टा 10 जो है इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 से 10 कट हो गए, हमें मिल जाएंगे 2x। यहाँ पर भी 10 से 10 कट हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा 3y, और यहाँ हमें क्या मिल जाएंगे 13। यानी ये जो समीकरण है जब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सिंपल सा मिल जाएगा। 2x जो था वो हमें 2x में बदल गया, 3y जो था वो 3y में बदल गया, और 1.3 जो था वो 13 में बदल गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये सेम कंडीशन बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये जो समीकरण हम इसको सिंपल कर देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13,
3y का पक्षांतर कर दिया, -3y हो गए। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टा 2 जो है वो भाग में आ जाएंगे। ये मिल जाएगा हमें x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो समीकरण नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, 4। ठीक है, ये लिखना ना बोले आप, दूर में लिखें। समीकरण 4 में x बराबर, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 माइनस 2y बट्टा लिखा हुआ है 2। ठीक है, सॉरी 13 माइनस 3y बट्टा है 2। ये जो समीकरण है इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे तो x का मान रखने पर क्या होगा, इसको हम रख के देखते हैं। तो समीकरण जो है हमारे पास क्या है, 4x, तो पहले 4 लिख दिया, x की जगह हम लिखेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2। ये तो हो गया x की वैल्यू। इसके साथ में क्या है, प्लस 5y बराबर है 23। ठीक है, यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का 13 से गुणा किया, 13 दूनी 26, माइनस 2 का 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर है 23। इस 26 का पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेंगे, माइनस के 6y और प्लस के 5y। यहाँ हमने पक्षांतर कर दिया 23, 26 जो है प्लस के हैं तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 26। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए माइनस के तो है हमारे पास 6y और प्लस के है 5y, तो कितने ज़्यादा है, माइनस का एक y ज़्यादा है। और यहाँ पर 23 में से 26 माइनस नहीं होंगे, 26 में से 23 माइनस कर दिए, माइनस के 3। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस आप चाहे तो कट कर दीजिए या पक्षांतर करके आप -1 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हमें y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 3। ये तो हो गई y की वैल्यू। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर x की वैल्यू या y का मान रखने पर क्या करेंगे, हम y का मान रखने पर, y का मान कितना आया है तो हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 13 माइनस 3। y की वैल्यू कितनी आई है, 3 बट्टा हमने लिख दिया 2। कितने हो गए, 13 माइनस 3 का 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9 बट्टा 2। तो हमें जो मिला है 13 में से 9 माइनस कर दिए, 4 बट्टा 2, 4 में हमने 2 का भाग दे दिया। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई हमें 3। अब इसी के पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ है वो थोड़ा और अलग दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये तो है पहला समीकरण। और दूसरा जो समीकरण है वो है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, अंडर में दिए हुए हैं, वर्गमूल में दिए हुए हैं। तो अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी है, ना तो इन वर्गमूल को आपको हटाना है। हम ऐसे ही सिंपल सा इसको हल कर सकते हैं। देखिए, तो पहले समीकरण को लेते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो y का पक्षांतर करना पड़ेगा। 0 इस माइनस y का हम पक्षांतर कर दिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस के √3y। ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला है वो ये मिला है, √2x बराबर माइनस √3y। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस √3y बट्टा ये आ जाएगी भाग में √2। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर क्या लिखना है हमें, माइनस √3y बट्टा √2। ये हमें रखना है। चलिए, तो इस समीकरण में हम x की वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण क्या है हमारे पास, √3 और x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस √3y बट्टा √2 माइनस है √8y बराबर है 0। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इससे कट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको इससे गुणा तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणा किया, देखिए माइनस तो ऐसा ही रहेगा। हम √3 का √3 से आप गुणा कीजिए। देखिए, जब हम वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्गमूल में देखिए गुणा कर लीजिए, 3 का 3 से गुणा कर दिए, कितना हो गया 9। ठीक है, और 9 का हम जब वर्गमूल करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3। यानी √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी ये जो आंसर मिलेगा ये हमें मिल गया
माइनस 3y बट्टा क्या है √2 माइनस यहाँ पर है √8y बट्टा कुछ नहीं है तो हम लिख देते हैं 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों का हम लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे, क्या आ जाएगा वही √2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए वही काम करेंगे हम, √2 का √2 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, और 1 का हम गुना करेंगे -3y से, तो हमें क्या मिलेगा -3y। ठीक है, ये माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर 1 का भाग √2 में कितनी बार जाएगा √2 बार जाएगा, √2 का गुणा आप √8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना मिल जाएगा हमें 8 दूनी 16। ठीक है, तो √16 का मान हम सीधा भी यहाँ लिखें तो क्या मिलेगा हमें, सिंपल 3y माइनस 16 किसका वर्गमूल है 4 का, ये हो गया 4y बट्टा √2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो इस √2 का हम कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ तो हमें क्या रहेगा -3y और माइनस के 4y, इधर ये जो भाग में है वो चला जाएगा गुना में, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ये तो हो गया माइनस के 60y, 0 को इससे गुणा करेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा 0, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 0 माइनस 7 का पक्षांतर करेंगे बट्टा में आ जाएगा, और y की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो समीकरण 3 जो हमने लिखा है, इस समीकरण 3 में y बराबर कितना मिला हमें 0, 0 को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर x का मिल जाएगा, ये -√3y के लिए हमने क्या लिख दिया 0 बट्टा है √2। ठीक है, अब इस 0 को इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, और 0 में √2 का जब भाग देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 0, यानी x की जो वैल्यू मिलेगी वो भी हमें मिलेगी 0, और y की वैल्यू जो मिली है वो भी हमें क्या मिली है 0। तो पहले प्रश्न के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा जो इसका प्रश्न दिया हुआ है वो हमें पहला समीकरण तो दिया हुआ है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर है -2, ये तो है पहला समीकरण। और दूसरा जो समीकरण है वो दिया हुआ है x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर दिया हुआ है 13 बट्टा 6, ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सीधा इसके x की अगर वैल्यू निकालनी चाहेंगे तो आपके प्रश्न ये बहुत ही बड़ा होगा, आपको x की वैल्यू भी जो है वो भिन्न के रूप में बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो वह आप यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसको आप पहले क्या करिए, इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इस समीकरण को। तो सिंपल करने के लिए आपको क्या करना है, हम ये करेंगे कि इसके जो हर में जो संख्या लिखी हुई है इन संख्याओं को अगर हम यहाँ से हटा दें तो हमारे जो समीकरण दोनों कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हर में जो संख्या दी हुई है 2 और 3, इन दोनों का आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना मिलेगा हमें 6। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को 6 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हमें ये जो समीकरण 1 जो है, इस समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, ठीक है, अब जब गुणा करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, ये जो पहला जो पद है 3x बट्टा 2, इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। दूसरा पद जो है 5y बट्टा 3, इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। और यहाँ जो है -2, इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 से गुणा करने पर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ गुणा कर दिया, 3 का 3 से गुणा कर दिया, ये तो कितना हो गया 9x। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 को 5y से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10y बराबर कितने हो गए 6 दूनी -12। ठीक है, ये तो हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। इसी तरह से इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हर में कितनी संख्या है, 3, 2 और 6, तो हम तीनों का ही लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें लघुत्तम समापवर्त तीनों का कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो दूसरा जो समीकरण है, इस समीकरण को भी हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करने पर, जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण भी सिंपल तरीके से बदल जाएगा। ये जो है पहले x बटा 3, इसको भी 6 से गुणा कर दिया। दूसरा जो पद है y बटा 2, इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। और यहाँ जो है 13 बटा 6, इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का x से गुणा कर दिया, कितना हो गया 2x, प्लस यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 का y से गुणा कर दिया 3y बराबर यहाँ 6 एकम 6, 13 का 1 से गुणा कर दिया 13। ये हमें मिल जाएगा समीकरण नंबर चौथा।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बिल्कुल सिंपल हो गया है, जैसा हमने प्रश्न संख्या 1 में भी किया था, प्रश्न संख्या 3 को भी हल किया था, तो आप उसी तरह से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और x की वैल्यू निकालकर फिर हम प्रतिस्थापित करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह से आप x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न को करने में कहीं भी दिक्कत आएगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी समस्या आती है, आपसे अगर हल नहीं होता है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें इस प्रश्न को मैं पूरा हल करके बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसी प्रश्नावली का दूसरा जो प्रश्न दिया वो ये दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले तो क्या करना है, ये जो दो समीकरण युग्म जो दिए हुए हैं उन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है और हल करके हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण तो क्या है, 2x + 3y = 11। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण दिया वो दिया हुआ है 2x - 4y = -24। ये दो जो समीकरण जो दिए हुए हैं, पहले इस समीकरणों को आपको हल करना है। कौन सी विधि से अपन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहले तो इन दोनों से हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। हमें क्या मिलेगी, 11, y का पक्षांतर कर दिया -3y हो गए और यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली है, y के पदों में 11 - 3y, 2 का पक्षांतर कर दिया, ये हो गए 2। ये हो गया हमें तीसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने पिछले प्रश्न में भी किया है, x की यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में x की जो वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये 11 - 3y / 2। ये जो x की जो वैल्यू हमने जो निकाली है इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का आंसर मिल जाएगा। समीकरण तो जो है वो क्या है, 2x की जगह हमने लिखा 11 - 3y / 2। ठीक है, इसके साथ में क्या है, -4y बराबर लिखा हुआ है -24। यहाँ पर 2 से 2 को कट कर दिया, हमें क्या मिल गया, 11 - 3y - 4y बराबर है -24। ठीक है, इस 11 का पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम बचेंगे -3y बचेंगे, एक -4y बचेगा। यहाँ पर क्या है, -24, ये 11 यहाँ प्लस के हैं, जो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर -11। ठीक है, यहाँ इनको जोड़ दीजिए, दोनों ही माइनस के, कितने हो जाएंगे, -7y बराबर यहाँ हो गए -24 और -11, कितने हो गए, -35। ठीक है, तो y जो हो, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -35। 7 का पक्षांतर कर दिया, -7 हो गए बट्टा में, माइनस से माइनस को कट कर दिया, तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, 5। 7 × 5 = 35 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई 5। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो समीकरण जो 3 जो है, इस 3 में हम y बराबर कितना आया हमारा, 5। इस 5 को जब हम रखेंगे तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 - 3, इस y की जगह हमने रख दिया 5। ठीक है, बट्टा में है 2, अब 11 माइनस गुणा कर दीजिए, 3 का 5 से गुणा कर दिया, 3 × 15 बट्टा 2। 11 में से 15 को माइनस कर दिया, कितने हो जाएंगे, -4 बचेंगे और 4 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y दोनों की ही वैल्यू मिल गई है। लेकिन प्रश्न हमारा यहीं पर खत्म नहीं होता है, हमें आगे कुछ काम और करना है। कौन सा काम करना है, यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, m की। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, y = mx + 3। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x और y दोनों की ही क्या लिखनी है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो उससे हमें m का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो y का आंसर कितना है, 5। तो y की जगह हमने लिख दिए 5 बराबर m। x की वैल्यू कितनी है, ये है, x की जगह आंसर हमें मिले है -2, तो यहाँ x की जगह हम लिख देंगे -2 प्लस हो गया 3। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, m का -2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2m + 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस -2m का पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ, तो -2m है तो यहाँ हो जाएंगे +2m बराबर, यहाँ पर देखिए 3 पहले से बचे हुए हैं, इस 5 का हम कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ आ जाएंगे -5, यानी 2m बराबर हमें जो मिला आंसर क्या मिलेगा, -2। तो m बराबर जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा -2/2।
यानी m की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें -1। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है बिल्कुल ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, बिल्कुल वही x y का मान ज्ञात करके थोड़ा सा उस प्रश्न को और आगे बढ़ाया। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाया है। फिर भी आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप बेझिझक होकर कमेंट्स में जरूर लिखें कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो अगली वीडियो जब भी बनेगा तो उसमें अपन उसको और बेहतर तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर। तब तक आप अभ्यास अपना जारी रखिए, अपनी बोर्ड परीक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।